अरे ओ कुंभकर्णो, 5:05 हो गए और अब तक कोई उठा क्यों नहीं? इस घर का नियम है सुबह 5 बजे सबको उठना है। वृंदा! श्याम बाबू की आवाज सुनकर वृंदा देवी हड़बड़ाते हुए उठी। हाय राम, फिर शुरू हो गए हमारे घर का अलार्म क्लॉक। अरे हाँ उठ गई मैं, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वृंदा, घर में टाइम की कोई अहमियत बची है कि नहीं? मैंने सुबह 5 बजे उठने का नियम बनाया है, पर सब अभी तक सो रहे हैं। हाँ भाई पता है, आप बस रोज यही कहते हैं, हो जाती है देर कभी कभी। हमें कौन सी सुबह उठकर सूरज को गुड मॉर्निंग करनी है? इतने में श्वेता उठकर अपने कमरे से बाहर आती है। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। बहू, 5 बज गए। घर कोई धर्मशाला नहीं है कि जब मन किया उठ गए। हर चीज का एक नियम होता है। पापा जी आज तो संडे है, थोड़ी देर हो गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। हमारे घर में संडे फंडे जैसा कुछ नहीं होता। ये कोई प्राइवेट कंपनी की नौकरी नहीं है जहां वीकेंड पर छुट्टी मिले। 5 बजे मतलब 5 बजे। श्वेता मन ही मन कहती है, मुझे तो लगता है मैं ससुराल में नहीं हूँ, आर्मी कैंप में भर्ती हो गई हूँ। पापा जी ने घर को अपना आर्मी कैंप समझ रखा है। जब देखो तब बस टाइम पर ज्ञान बांटते रहते हैं। अरे आकाश, उठा के नहीं? किसी को टाइम की कदर ही नहीं है। उठ जा नालायक। सही टाइम पर उठना सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है पता भी है। उठकर वॉक पर जा। पर नहीं, इनका सर तो जैसे तकिए से चिपक जाता है। अरे उठता है कि नहीं? हे भगवान, पापा फिर से शुरू हो गए। ऑफिस की भी हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होती है, पर हमारे घर में तो पापा ने जीना आराम कर रखा है। अरे सब उठकर जल्दी से नहा धो लो। नाश्ते के टाइम तक टेबल पर नहीं आए तो किसी को नाश्ता नहीं मिलेगा। श्याम बाबू की बातें सुनकर सब जल्दी से नहा धोकर नाश्ते के टेबल पर पहुंचे। श्वेता ने जल्दी से नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाया, पर उसे नाश्ता लगाने में जरा सी देर हो गई। बहू, ये कोई वक्त है नाश्ता लगाने का? पूरे 10 मिनट लेट। इस घर में टाइम का कोई मतलब ही नहीं रहा। थोड़ा जल्दी हाथ चलाया करो, ऐसा कैसे चलेगा? पापा जी बस 10 मिनट तो हुए हैं, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 2 घंटे लेट हो गई हूँ। अरे हो जाती है कभी थोड़ी बहुत देर सवेर, इसमें इतना क्या हंगामा मचाना। घर है ये, कोई स्कूल नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए 10 मिनट कुछ नहीं होते, लेकिन मेरे लिए ये पूरे 10 घंटे के बराबर है। सुबह 8 बजे का मतलब 8 बजे। क्या तुम्हारे मायके में भी ऐसे ही चलता था? वहां टाइम की कोई कदर नहीं होती होगी, इसीलिए तुम्हें भी नहीं है। पता नहीं क्या सीख कर आई हो अपने मायके से। वाह पापा जी, मतलब टाइम से 10 मिनट लेट होने पर पूरा खानदान बीच में आ जाएगा। ये क्या बात है कि जरा सी बात पर मेरे मायके को कोसना शुरू कर दिया आपने। जो बोलना है मुझे बोलिए ना, मेरे मायके को बीच में लाने की क्या जरूरत है? मेरे मायके वालों को कुछ कहा जाएगा तो मैं नहीं सुनूंगी। हाँ, ये बहस करने का टाइम नहीं है। अगर तुम्हें टाइम की कदर नहीं है तो मुझे ही सख्त होना पड़ेगा तुम्हें सिखाने के लिए। प्यार से नहीं तो सख्ती से ही सही, डिसिप्लिन तो सीखना ही होगा तुम्हें। हाँ, ससुराल में तो आर्मी ट्रेनिंग चल रही है। बहू सुबह 5 बजे उठेगी, 8 बजे नाश्ता लगाएगी, 8:05 पर ताने सुनने के लिए तैयार खड़ी रहेगी। हद होती है किसी बात की। अच्छा, और बहू के ये ड्रामे कब खत्म होंगे? तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर का कोई काम सिखाया भी था या बस मोबाइल चलाने का कोर्स कराया था? हाँ, सब सिखाया था, लेकिन टाइम से सिखाया था। ये नहीं कि सुबह 5 बजे उठकर पराठे बेलो। ये आपके घर का ही रिवाज है। बोलना मुझे भी आता है पापा जी। वृंदा देवी बीच बचाव करने की कोशिश करती है। अरे बाबा, आप दोनों लड़ना बंद करोगे? बहुत हो गया। जब से देख रहे हो घर युद्ध का मैदान बना पड़ा है। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुपचाप नाश्ता करो। श्वेता, तू जा अपने कमरे में। वृंदा देवी की डांट सुनकर सब चुप हो गए और चुपचाप नाश्ता करके अपने अपने कमरे में चले गए। श्वेता नाश्ते के बर्तन समेटने लगी, तभी वृंदा श्वेता से कहती है, बेटा दोपहर का खाना सही टाइम पर बना लेना। तुझे तो पता है ठीक 1 बजे तेरे पापा जी को खाना चाहिए, नहीं तो उनका टेप रिकॉर्डर फिर से चालू हो जाएगा। फिर सुनते रहो 1 घंटे तक उनका भाषण। हाथ हो गई अब तो। हाँ मम्मी जी पता है, इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी लेट हो ही जाता है। अब एकदम टाइम पे तो हर चीज पॉसिबल नहीं है ना। फिर भी कोशिश करूंगी कि आज दोपहर में पापा जी को बिल्कुल टाइम पर खाना मिले। मैं अभी तंग आ गई हूँ उनकी रोज की बकबक से। हाँ बेटा, तू अभी से खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दे, मैं भी तेरी हेल्प कर दूंगी। तेरे पापा जी का पारा आजकल चढ़ा ही रहता है। तभी पड़ोस की शीला भाभी आती है। क्या बातें हो रही है सास बहू के बीच, हमें भी तो बताइए। अरे शीला, आओ बैठो। हम तो बस ऐसे ही घर परिवार की बातें कर रहे थे। तुम बताओ कैसे आना हुआ? घर पर सब बढ़िया है ना? आंटी, वो मेरे देवर सुनील की शादी तय हो गई है, तो मम्मी जी ने ये मिठाइयां भिजवाई है। मैंने सोचा मैं मिठाइयां भी दे दूंगी और श्वेता और आपसे मिलना भी हो जाएगा। आओ श्वेता, बैठो ना, कितने दिन हो गए तुमसे ठीक से बात भी नहीं हो पाई। अरे बेटा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है।
कमला बहन को मेरी ओर से बधाई देना। मुझे थोड़ा काम है भाभी, आप मम्मी जी से बात कीजिए ना, मैं जरा रसोई का काम निपटा कर आती हूँ। ये क्या बात हुई? मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम नहीं है मेरे लिए? आओ बैठो ना, काम बाद में हो जाएगा। अच्छा भाभी, थोड़ी देर बैठ जाइए। बताइए कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ा थक गई हूँ। पापा जी का तो पता है ना आपको, हर चीज टाइम से चाहिए उन्हें, तो बस जल्दी जल्दी काम खत्म करी हूँ ताकि टाइम पे खाना दे सकूं। रोज का है ये सब तो। हाँ भाई, अंकल की आदत कौन नहीं जानता, उनके किस्से तो मोहल्ले में फेमस है। इसी तरह थोड़ी देर गपशप करने के बाद शीला चली जाती है और श्वेता को इस चक्कर में खाना बनाने में देरी हो जाती है। घड़ी में 12 बज जाते हैं। श्वेता जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है, लेकिन थोड़ी देर तो फिर भी हो ही जाती है। ठीक 1 बजे श्याम बाबू खाने के टेबल पर आते हैं, पर खाना तो अभी टेबल पर लगा ही नहीं था। अब उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या है ये बहू, अभी तक खाना नहीं लगा? घड़ी में 1 कब के बज चुके हैं और अभी तक खाना टेबल पर नहीं आया। कब समझोगे तुम लोग? बस पापा जी 5 मिनट में लगाती हूँ, रोटियां ही बना रही हूँ, अभी हो जाएगा, बस 5 मिनट। 5 मिनट? अभी सुबह के नाश्ते का कांड खत्म नहीं हुआ और अभी दोपहर का खाना भी लेट। इस घर में टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं बची। मैंने कह दिया था कि दोपहर का खाना ठीक 1 बजे टेबल पर होना चाहिए, पर एक काम टाइम से नहीं होता। सबके सब आलसी। अरे बाबा, बस थोड़ी देर हो गई, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? शीला आ गई थी तो उससे बात करते हुए थोड़ी देर हो गई, अब क्या इसके लिए सूली पर चढ़ा दोगे? तुम्हारे लिए तो बस थोड़ी देर हुई, लेकिन मेरे लिए ये मेरी आदतों की हार है, मेरे टाइम की हार है। अगर वक्त की कदर तुम नहीं करोगे तो वक्त भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। तुम लोगों को तो बात समझ में ही नहीं आती। लो, शुरू हो गया भाषण। इनका बस चले ना तो सांस भी टाइम से लेने को कहे। क्या कहा तुमने बहू? बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। थोड़ा हाथ भी चला लिया करो तो समय से काम हो जाएगा। कुछ नहीं पापा जी, बस ये कह रही थी कि मैं कोशिश कर रही हूँ टाइम पर खाना देने की, हो जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर में हो जाएगा? अरे जब देखो तब कोशिश कर रही हो। आधा घंटा लेट हो तुम। 1-1 मिनट कितना कीमती है तुम्हें पता भी है? कोई वक्त की कदर ही नहीं करता इस घर में। पापा, आप बिना हर चीज टाइम से नहीं हो सकती, कभी कभी लेट हो जाता है तो क्या हो गया, थोड़ा शांत रहिए ना। श्वेता कर तो रही है सब, सुबह से लगी रहती है बेचारी। ओहो, तो अब बेटा बाप को सिखाएगा। बस यही देखना बाकी रह गया था। देखो वृंदा, ये सब तुम्हारी परवरिश का असर है। घर में कोई टाइम का सम्मान ही नहीं करता, ऊपर से जुबान लड़ाते हैं सब। ये सब अच्छा लगता है क्या? अब श्वेता और चिढ़ जाती है। पापा जी, आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे मैंने खाना बनाया ही नहीं है, बस थोड़ी देर हो गई। ये लीजिए गर्मा गर्म रोटी दाल सब्जी, अब खाइए और शांति से बैठिए। तुम्हें अपनी भूल का जरा सा भी पछतावा नहीं है, बल्कि मुझे ही आंखें दिखा रही हो। वृंदा, सब तुम्हारी सह का नतीजा है। जिंदगी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं बची। पापा जी, मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो आप मुझसे अपने टाइम सेट कर सके। अरे कभी कोई आ जाए तो उससे 2 बातें भी करनी पड़ती है, घर के बाकी काम भी संभाले होते। इस सब में थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। कौन सा मैंने दोपहर का खाना शाम को दे दिया है आपको? बस आधा घंटा लेट हुआ है। मशीन तो मैं भी नहीं हूं, पर मैं तो तुम सबकी तरह आलसी नहीं हूं। टाइम पर उठता हूं, टाइम पर नहाता हूं, टाइम पर खाता हूं और टाइम से सोता हूं। कोई भी आ जाए तो मेरी तो टाइमिंग नहीं बदलती। तुम लोगों को बस बहाने चाहिए। अरे शुक्र करो कि घर में एक मिलिट्री वाला है तो अनुशासन क्या होता है समझा रहा है, वरना आज की पीढ़ी को तो वक्त की कोई कदर ही नहीं है। अच्छा बस भी करो, बहुत हो गया। श्वेता, तो भी चुप हो जा, जाकर गरम रोटियां लेकर आ। ठीक है, अभी तो मैं चुप हो जाता हूं, पर अगली बार टाइम से सब होना चाहिए। अब ये देर सवेर काम करना नहीं चलेगा घर में। अच्छा ठीक है, अभी तो खाना खाओ सब शांति से। इसी तरह नोक झोंक और तकरार के बीच ही दोपहर का खाना भी हो जाता है। घर का माहौल एकदम से भारी होता है। श्याम बाबू अपने कमरे में जाकर सोच रहे थे कि कैसे सबसे टाइम से काम करवाऊं। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो धीरे धीरे उठते हैं, इधर उधर देखते हैं, फिर दीवार पर लगी घड़ी के पास जाते हैं और धीरे से घड़ी की सुई को 10 मिनट आगे बढ़ा देते हैं और खुद से बड़बड़ाते हैं। अब देखता हूं मेरी बहू कैसे लेट होती है। टाइम पर काम करवाने का नया तरीका बिल्कुल काम करेगा। अब बहू को लगेगा कि देर हो गई है और वो काम जल्दी जल्दी खत्म करेगी। इसी तरह सबको टाइम से काम करने की आदत पड़ जाएगी। तुम लोग शेर तो मैं 1.25 शेर। अगले दिन सुबह श्वेता जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी और बड़बड़ा रही थी। हे भगवान, 10 मिनट लेट हो गई,
अब तो पापा जी का प्रवचन सुनने के लिए तैयार रहो श्वेता। आप वो बोलेंगी समय की कद्र करो, समय नहीं रुकेगा, लेकिन तुम तो रसोई में रुकी रहोगी और पता नहीं क्या क्या। अरे तंग आ गई हूँ रोज रोज के प्रवचन से। पापा जी की रिटायरमेंट तो बहुत भारी पड़ रही है, हमें घर को बटालियन समझने लगे हैं। श्वेता जल्दी जल्दी नाश्ते की ट्रे उठाकर डाइनिंग टेबल तक दौड़ती है। श्याम बाबू अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं। श्वेता घबराई हुई ट्रे रखते हुए कहती है, पापा जी सॉरी 10 मिनट लेट हो गई, अगली बार से टाइम पर नाश्ता बना दूंगी। पर श्याम बाबू बिना कुछ बोले प्लेट उठाकर खाना शुरू कर देते हैं। पूरे घर में एक अजीब सन्नाटा। वृंदा, आकाश सब शौक में थे। श्वेता का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। सब आपस में धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। ये क्या, आज पापा का मौन रहते है क्या? नाश्ता 10 मिनट लेट से टेबल पर लगा है, पर फिर भी पापा ने कुछ नहीं कहा। हाँ आकाश, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तेरे पापा की तबीयत तो ठीक है ना? हे भगवान, अगर ये चमत्कार है तो ऐसे चमत्कार रोज कर दीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। नाश्ता अच्छा बना था। आज बड़े दिनों बाद इतने सुकून से और सही वक्त पर नाश्ता किया है। ऐसा कहकर श्याम बाबू बाहर वॉक पर चले गए। श्वेता समझ गई कि दाल में कुछ काला है। उसने अपने मोबाइल से दीवार पर लगी घड़ी का टाइम मैच किया तो पता चला कि घड़ी तो 10 मिनट आगे चल रही है। आकाश, ये घड़ी किसने छेड़ी है? अरे ये तो 10 मिनट तेज चल रही है। अब मुझे नहीं पता भाई, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी कसम। समझ गई, ये पापा जी की चाल है। टाइम से काम करवाने के लिए घड़ी आगे कर दी, लेकिन अब चालबाजी का जवाब चालबाजी से ही मिलेगा। वो कैसे, मैं समझा नहीं। देखते जाओ बस आगे आगे होता है क्या। श्वेता ने घड़ी में टाइम आधा घंटा पीछे कर दिया और अपने कामों में लग गई। श्वेता अब आराम से दोपहर का खाना बना रही थी, तभी श्याम बाबू खाने के टेबल पर आते हैं। अरे खाना बना नहीं है क्या अब तक? क्या रोज एक ही बात बोलनी पड़ेगी कि टाइम पर खाना लगाया करो? मुझे पता है पापा जी कि आपको ठीक 1 बजे दोपहर का खाना चाहिए, पर देखिए घड़ी में अभी तो 12:30 ही बजे है। यह कैसे हो सकता है? घड़ी में 12:30 ही बजे है, पर मुझे तो भूख लग गई, मतलब 1 बजे है। मुझे भूख बिल्कुल 1 बजे लगती है। श्वेता मन ही मन कहती है, हे भगवान, इनके पेट को भी टाइम से चलने की आदत है। ये पहली बार सुना कि भूख भी बिल्कुल टाइम पर लगती है, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा। जरूर किसी ने घड़ी के साथ छेड़छाड़ की है। ऐसा कहकर श्याम बाबू अपनी गलाई में पहनी हुई घड़ी से हॉल में लगी घड़ी की टाइम मैच करते हैं। उन्हें पता चला कि घड़ी आधे घंटे पीछे है। अब श्याम बाबू का गुस्सा 7वें आसमान पर। बहू, ये घड़ी किससे पीछे की? ये कैसी हरकत है? घर में टाइम से कोई काम नहीं होता तो घड़ी ही पीछे करती? अरे जिंदगी में टाइम से सब काम करना जरूरी है। वक्त की अहमियत को पहचानो। पापा जी, मैं भी तो रोज 10 मिनट लेट होने पर आपकी भाषण सुनती थी ना, तो सोचा कि घड़ी ही पीछे कर दूं ताकि भाषण की नौबत ही ना आए। अरे बेवकूफ, तुम्हारी घड़ी को पीछे करने से क्या वक्त ठहर जाएगा? वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। इंसान को वक्त का पाबंद होना चाहिए। और तुमने मेरी इन बातों से कुछ नहीं सीखा, बस घड़ी पीछे कर दी। एक खाना सही टाइम पर नहीं बनता तुमसे। अच्छा, जब आपने घड़ी 10 मिनट आगे कर दी तब घर का टाइम टेबल सही था क्या? हाँ पापा, तब तो आपको बड़ा मजा आ रहा था। बहू को समय पर लाने के लिए घड़ी आगे कर दी। अब बहू ने हिसाब बराबर किया तो तकलीफ हो रही है। देखिए पापा जी, टाइम सबके लिए बराबर होता है। अगर मैं 10 मिनट लेट होती थी तो आपने मुझे सिखाने के लिए घड़ी आगे कर दी, मैंने भी आपको सिखाने के लिए घड़ी पीछे कर दी। अरे ये कोई तरीका है क्या? अब ससुर से ही बराबरी करोगी? मैंने जो किया तुम्हारे अच्छे के लिए किया, ताकि तुम सब टाइम पर काम करना सीख लो, वक्त की कदर करो। तो पापा जी, आपका तरीका कौन सा सही था? टाइम की कदर तो सबको करनी चाहिए, लेकिन इंसानियत की भी तो करनी चाहिए ना। मशीनों की तरह घड़ी देखकर जिंदगी नहीं चलती। मुझे मत समझाओ, मैंने भी दुनिया देखी है। 1-1 मिनट की वैल्यू तुम क्या जानो? हे भगवान, ये घर अब घर नहीं रहा, जंग का मैदान बन चुका है। रोज वही टाइम की महाभारत। अरे घर में हर किसी को थोड़ा एडजस्ट करके चलना चाहिए। ये घर है, कोई आपका आर्मी कैंप नहीं है कि हर काम बिल्कुल टाइम पर होगा। ये बातें सबको समझनी होगी। हाँ मम्मी, पापा को घर में इंसान नहीं रोबोट चाहिए, या फिर उनके आर्मी के सोल्जर्स जो उनके दिए हुए टाइम के मुताबिक काम करे। उन्हें यह समझना होगा कि घर में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं चलते हैं। थोड़ी बहुत देर सब्र हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। कभी सुबह उठने में देर हो जाए तो हंगामा, नाश्ता 5 मिनट लेट हो तो ड्रामा, खाने में अगर किसी वजह से थोड़ी सी ज्यादा टाइम लग जाए तो फिर भी कलेश। मैं भी इंसान हूं, काम करते करते हो जाती है देर।
एकदम घड़ी के हिसाब से काम नहीं हो सकता। आज घर वालों की बातें सुनकर श्याम बाबू को अपनी गलती समझ में आती है। मैं समझ रहा हूं कि मेरी इस पंक्चुअलिटी की आदत से तुम सब परेशान हो, पर मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूं और टाइम पर हर चीज करना मेरी आदत बन चुकी है। मैं जानती हूं, पर आपको बहू से इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। आपको खुद को बदलना होगा। देखो, ये मेरी आदत है और इसे मैं पूरी तरह से तो नहीं बदल सकता। हाँ, मैं कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है पापा जी, मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको टाइम से सब कुछ मिले। थोड़ी बहुत देर हो सकती है, पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि सब आपके मुताबिक हो। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। सबको सबकी बात समझ में आ गई हो तो खाना खा लेते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। आकाश की बात सुनकर सब हंस देते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। अब घर में वक्त का आतंक खत्म हो चुका। मीरा की दो बहुएं अपने अपने कमरे में बैठकर आराम कर रही थी और घर का सारा काम वैसा का वैसा ही पड़ा था। बिखरा घर देखकर मीरा तो अपना सर पकड़कर ही बैठ जाती है और खुद से कहती है, कहने को तो घर में दो दो बहुएं हैं, पर दोनों की दोनों कामचोर। अब मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, तभी ये दोनों लाइन पर आएंगी और मेरी सेवा करेगी। अब क्या था, मीरा अपनी बहू को लाइन पर लाने के लिए एक तरकीब सोचती है और अपने कमरे से एक हार का खाली डिब्बा ले आती है और अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाती है, मेरी प्यारी बहुओं, कहाँ रह गई तुम दोनों? जल्दी से बाहर आओ, आज मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। मीरा की आवाज सुनकर उसकी दोनों बहू रागिनी और श्वेता बाहर आती हैं और अपनी सास से कहती हैं, क्या हुआ माँ जी? आखिर ऐसा भी आज क्या काम आ पड़ा जो आप एक सुर में हम दोनों को आवाज दे रही हैं? आज से पहले तो आपने इतना कभी नहीं पुकारा हमें। क्या करूं बहू, छोटी सी जिंदगी बची है अब मेरे पास, इसलिए सोच रही हूँ कि इस छोटी सी जिंदगी में अपना फर्ज पूरा कर लूं। क्या पता कल का सूरज देख पाऊं या ना देख पाऊं, पर कम से कम तुम दोनों को इस हार के डिब्बे के अंदर की चीज तो दिखा दूं। मीरा की ये बात सुनते ही रागिनी और श्वेता के कान खड़े हो जाते हैं और उन दोनों की नजर हार के डिब्बे पर जाकर रुक जाती है। माँ जी, जिंदगी में पहली बार आपने कोई सही फैसला लिया है। मेरा मतलब है आपने बिल्कुल सही सोचा। किसकी जिंदगी कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। वैसे आप ये हार हम दोनों में से किसको देने वाली है? छोटी बहू हार एक और तुम दो। भला एक हार तो इंसान को थोड़ी ना मिल सकता है, तुम्हें ये हार कमाना होगा। क्या हार कमाना होगा? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई माँ जी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। खैर, मैं तुम दोनों से ये कह रही थी कि ये हार तुम में से किसी एक को मिलेगा। मेरे टाइम पर मैंने अपनी सास की बहुत सेवा की और मेरी सास ने खुश होकर मेरी जेठानी को ये हार ना देकर मुझे दे दिया। उसी तरह से अब तुम दोनों को मेरी सेवा करनी होगी और मैं जिसकी सेवा से खुश हो जाऊंगी ये हार उसी का होगा। इतना बोलकर मीरा हार का डिब्बा अपने साथ लेकर चली जाती है और दोनों बहुएं मुंह बनाकर देखती रह जाती है। पर मीरा का ये प्लान काम कर चुका था। शाम होती नहीं कि मीरा के कानों में दोनों बहुओं के लड़ने की आवाज आती है, जो अपनी सास की सेवा करने के लिए लड़ रही थी। श्वेता, मैंने कहा ना तुम रहने दो, रात का खाना आज मैं बनाऊंगी। आज दिन में भी तुमने बहुत काम कर लिया है ना। दीदी, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ और इस घर में आने से पहले आप ही ने तो इस घर को संभाल कर रखा था। अब आपका समय आ गया है कि आप अपनी देवरानी की मौजूदगी में आराम फरमाएं। पर श्वेता, मुझे आराम करना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पसंद है ना आराम करना, तो करो ना आराम, मैं सारा काम कर लूंगी और माँ जी को खाना भी मैं खिलाऊंगी। अरे दीदी, घर के काम भी आप करें, माँ जी की सेवा भी आप करें, भला मैं ऐसा थोड़ी ना होने दे सकती हूँ। अब आप इतना जिद कर रही हैं तो खाना आप ही बना लो, पर माँ जी की सेवा तो मैं ही करूंगी। आप मुझसे मेरा ये सौभाग्य छीन नहीं सकती। दोनों बहू अपनी सास को खुश करना चाहती थी, इसलिए उनकी सेवा करने लगती है और आपस में लड़ने लगती है। अपने बहुओं की लड़ने की आवाज सुनकर मीरा रसोई में आती है और उन दोनों को लड़ता देख कहती है, अरे तुम दोनों ऐसे मेरी सेवा करोगी? रात के 11 बज गए पर तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं हुई और ना ही खाना बना। अब तो मेरी दवाई खाने का समय भी निकल गया। अब तो आप खुश है ना दीदी? आपकी वजह से माँ जी नाराज होगी और अब तो खाना भी नहीं बना। वो तो अच्छा है कि हमारे पति शहर से बाहर गए हैं, वरना तो आज इस घर में महाभारत हो जाती। और इस महाभारत की वजह तू होगी, तेरी वजह से खाना नहीं बना। माँ जी, आप ना मुझे बस 5 मिनट दे दो, मैं आपके लिए मैगी बना देती हूँ। मैं भूखी रह लूं पर आप भूखी ना रहो।
माँ जी, अगर आप दीदी के भरोसे रही ना तो जिंदगी भर भूखी रह जाओगी और भूखी ही मरोगी आप। इसीलिए दीदी की बात पर ध्यान ना दो, मैं पास्ता बना रही हूँ। हम दोनों सास बहू आज वही खाकर सो जाएंगे। इतना बोलकर दोनों देवरानी जेठानी एक गैस पर मैगी बनाती है तो दूसरे गैस पर पास्ता। अपनी बहू की लड़ाई से परेशान मीरा अपने कमरे में चली जाती है और मैगी और पास्ता का इंतजार करती है। पर मीरा तक ना तो मैगी आती है और ना ही पास्ता। वो बेचारी बिना कुछ खाए ही सो जाती है। अगली सुबह काम वक्त इन दोनों ने रात में तो मुझे भूखा ही मार दिया। ये दोनों मुझे कुछ नहीं देने वाली, मैं खुद जाकर कुछ बना लेती हूँ। अब मीरा अपने लिए खुद नाश्ता बनाने के लिए नीचे जाती है, पर वो देखती है कि नाश्ता बनाने के लिए भी दोनों बहू के बीच में लड़ाई हो रही है। दीदी, कल आपकी वजह से ना माँ जी को भूख के सोना पड़ा था, पर आज नाश्ता मैंने बनाया है, वो भी आपसे पहले उठकर, इसलिए माँ जी को नाश्ता तो मैं ही दूंगी। रात में माँ जी किसकी वजह से भूखी सोई है वो उन्हें बहुत अच्छे से पता है, इसलिए चुपचाप से मुझे माँ जी का नाश्ता निकालने दे। माँ जी, रात को जब मैं पास्ता बना रही थी तब ना सिलेंडर खत्म हो गया, और जब मैं सिलेंडर लगाने लगी तो दीदी ने मुझे लगाने नहीं दिया। कहने लगी वो खुद लगाएंगी, पर इन्हें तो सिलेंडर लगाना आता नहीं। इनकी वजह से ना आपको रात में भूखा सोना पड़ा। आप इन्हें बोल दो ना कि आप उनके हाथ का दिया कुछ नहीं खाओगी। ये नाश्ता मैंने बनाया है, इसलिए नाश्ता आपका मैं ही निकालूंगी। अरे बस करो तुम दोनों, नाश्ता बन चुका है, मैं अपना नाश्ता खुद निकाल कर खा लूंगी। तुम दोनों को मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर मीरा अपना नाश्ता खुद निकाल कर खाने लगती है और दोनों बहनें अपना अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह से समय गुजरता है। दोनों बहुएं अपनी सास की सेवा करने के लिए आपस में बिल्ली की तरह लड़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी आ गई अब बाजार से, दीजिए ना सब्जी, मैं रसोई में रख देती हूँ। हाँ रख दे बहू। अच्छा तो इन सब्जियों को ना फ्रिज में रखना और मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ, बहुत थक गई हूँ मैं। क्या हुआ माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बहू अब उम्र हो चली है, अब तबीयत कहाँ ठीक रहने वाली है। पैरों में आज इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा 2 कदम। क्या माँ जी, आपके पैरों में दर्द है और आपने मुझे बताया भी नहीं? अगर मुझे पता होता कि आपके पैरों में दर्द है तो मैं आपको मार्केट जाने ही नहीं देती, मैं खुद सामान लेकर आती। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके पैर दबा देती हूँ। लाइए पैर दीजिए। इतना बोलकर रागिनी अपनी सास का पैर लेकर दबाने लगती है। रागिनी को मीरा के पैर दबाते हुए देख श्वेता भी रसोई से तेल लेकर आती है और अपनी सास का पैर अपनी गोद में रखकर तेल लगाने लगती है। माँ जी, आप अपने पैर ना मुझे दीजिए, दीदी के बस की बात ना है, वो तो खाली पैर दबाकर आपकी जान लेना चाहती है। पर मेरी माँ ने ना ये जड़ी बूटी से बना तेल गांव से भेजा है। एक बार अगर मैं इससे आपके पैर की मालिश कर दूं ना तो फिर कभी आपके पैर में दर्द ना होगा। अब श्वेता को पैरों में तेल लगाता देख रागिनी को आ जाता है गुस्सा और वो अपनी सास का पैर श्वेता की गोद से उठाकर फिर से अपनी गोद में रख लेती है और पैर दबाने लगती है। माँ जी, आप इस श्वेता की बातों पर विश्वास मत कीजिए, अब जानती है ना इसे कितना फेंकने की आदत है। माँ जी बहुत अच्छे से जानती है दीदी कि कौन फेंकता है और कौन नहीं। एक बार फिर दोनों बहुओं में अपनी सास की सेवा करने के चक्कर में हो जाती है लड़ाई। उनको अपने सास के पैर की परवाह नहीं थी, वो तो खींचातानी में अपनी सास का पैर ही तोड़ देती है। अरे मारे मैया रे मर गई, अरे छोड़ो तुम दोनों मेरा पैर, लगता है तुम दोनों ने मेरा पैर ही तोड़ दिया। तुम दोनों जितनी मेरी सेवा नहीं कर रही हो उतना मेरा नुकसान कर रही हो। कोई हार नहीं मिलने वाला तुम दोनों को। मेरी सेवा के नाम पर ना तुम घर के काम करती हो ना मेरा ख्याल रखती हो, ऊपर से मेरा पैर तोड़ दिया। मोरी मैया मैं क्या करूं? अब तुम दोनों मुझे देखती रहोगी या मेरे बेटे को फोन भी लगाओगी? माँ जी हमें माफ कर दो, हम तो बस आपको खुश करना चाहते थे, आपकी सेवा करना चाहते थे। अरे कोई जरूरत नहीं तुम दोनों को मेरी सेवा करने की, क्योंकि तुम दोनों जिस वजह से मेरी सेवा कर रही हो वो हार है ही नहीं, वो तो खाली डिब्बा है। अरे मुझे लगा था लालच में आकर तुम दोनों मेरी सेवा करोगी, पर तुम दोनों ने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। अरे मोरी भैया, अब जब मैं मर जाऊंगी तब बुलाओगी क्या मेरे बेटों को? जल्दी से फोन करो ताकि मुझे अस्पताल लेकर जाए।
बेचारी मीरा की सारी चाल उस पर उल्टी पड़ जाती है। मीरा के बेटे आकर अपनी माँ को अस्पताल ले जाते हैं, जहां एक्सरे करने पर पता चलता है कि सच में मीरा की टांग टूट गई है। जिसके बाद बेचारी मीरा व्हीलचेयर पर घूमती है और अपनी बहू से अपनी सेवा करवाने का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। ज्योतिका की शादी प्रेम से हुई होती है। ससुराल में सास बबीता और ससुर रतनलाल होते हैं। परम अपने माँ बाप और बीवी को छोड़कर मुंबई चला जाता है। वहां उसे एक अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली होती है, जिससे वो खूब अच्छे पैसे भी कमा पाएगा, जिसके चलते अब ज्योतिका अकेले ही अपने सास ससुर के साथ रह जाती है। ज्योतिका बहू, तुझे शर्म नहीं आई सिर्फ एक सब्जी बनाते हुए? अरे रोज घर में 2-2 सब्जियां बननी चाहिए। मायके के बुलबुले से बाहर निकलो, अब तुम ससुराल में हो। ससुराल के नियम कायदे भूलो मत। तुम इस घर की बहू हो, अपना बहू धर्म अच्छे से निभाओ। वहाँ मुंबई में हमारा बेटा दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है और तुम यहाँ पर आलस कर रही हो। रोज घर में 2 प्रकार की सब्जियां, 4 प्रकार की दाल, पुलाव, मक्खन और देसी घी की रोटियां और 5 प्रकार की मिठाइयाँ बननी ही चाहिए, समझ गई? जी पापा जी, जी मम्मी जी। ज्योतिका एक टूर्स और ट्रैवल्स कंपनी में एम्प्लॉय के तौर पर काम करती थी, लेकिन बबीता और रतनलाल उससे इतना काम कराते कि बेचारी अपनी ऑफिस का काम भी ठीक से संभाल नहीं पाती। वो रसोई में एक हाथ से खाना बनाती और एक हाथ से फोन कॉल पर मीटिंग अटेंड करती। जी सर, ऑल राइट, मैं आपको शाम होने से पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स मेल कर दूंगी। ओके। अच्छा, शिमला और मनाली के दिसंबर ट्रिप बैच की आइटनरी भी भेज देती हूँ, ग्रुप पर भी और आपको मेल पर भी। या श्योर। अरे ओ नासपिटी, तेरे शिमला मनाली के चक्कर में यहाँ नमक के बदले चीनी ना डाल देना। अगर स्वाद में कोई ऊंच नीच हुई ना तो तुझे मैं टोकरी भर के मिर्ची खिलाऊंगी, देख लेना तू। सासू माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे मल्टीटास्किंग करना आता है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, खाने का स्वाद एकदम लाजवाब ही होगा। निगोड़ी कहीं की जबान मत चला इतने। ज्योतिका रात में सारा काम निपटाकर परम को वीडियो कॉल करती है। तब, हाय परम, कैसा था तुम्हारा दिन? बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे हो। हाँ यार, वो एक्चुअली आज दिन भर बहुत काम किया, इसलिए थक गया हूँ। आपने खाना खा लिया? वहां पर अपने बाकी दोस्तों के साथ रहकर तो खाने की भी टेंशन होगी ना अलग से। हाँ, मेरे रूम में सारे लड़के ही रहता है, ना, और फिर इन्हें इतना खाना बनाना कहाँ आता है, इसलिए होटल से ही मंगवा लेता हूँ खाना। ज्योतिका, तुम माँ पापा का अच्छे से ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा पैसे कमा के। ओके, गुड नाइट। लेकिन परम, 1 मिनट बात तो कर लो। ज्योतिका, मैं थक गया हूँ यार, चलो ना, बाय। परम वीडियो कॉल कट कर देता है। फिर अगले दिन ज्योतिका की तबीयत बिगड़ जाती है। फिर भी बबीता और रतनलाल उस पर जरा सी भी दया नहीं करते और उससे खूब काम कराते हैं। अरे हमें नहीं पता ये तबीयत खराब होने का ड्रामा ना अपने ऑफिस और मायके और लुक्खी सहेलियों के सामने करना, मेरे सामने नहीं। चल उठ, वरना बिस्तर से खींच कर उठाऊंगी तुझे। लेकिन सासू माँ। बबीता ने कहा ना, समझ में नहीं आता क्या एक बार? चलो उठो, बस मैडम को बहाना चाहिए आराम के। बबीता ज्योतिका का कंबल खींचकर फर्श पर फेंक देती है और उसे घसीटते हुए रसोई में धकेल देती है। सासू माँ, मुझे दर्द हो रहा है। चुप, मौन व्रत धारण कर और सारा काम करने लग जा। अगर 1 मिनट बैठकर भी चैन की सांस लिए ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ऐसी सुताए करूंगी कि खुद की शक्ल पहचान नहीं पाएगी। बबीता और रतनलाल ज्योतिका को एकदम नौकरानी की तरह ट्रीट करते और बेचारी ज्योतिका कुछ भी नहीं कहती और बिना शिकायत किए सारा काम करती रहती। फिर भी बबीता और रतनलाल को उसकी कदर नहीं होती। जब घर पर मेहमान आते हैं तब भी बबीता सिर्फ अपने बेटे की तारीफ करती है और कहती है, अभी हम आपको क्या बताएं हमारे बेटे परम के बारे में। हर महीने वही पैसे भेजता है और हमारा घर चलता है। इस ज्योतिका को तो कुछ नहीं आता। वो इसे समझाता है तब कहीं जाके इसके दिमाग में कुछ घुसता है। लाखों में एक है मेरा बेटा। वाह जी वाह, वाकई में आपका बेटा खूब तरक्की कर रहा है, ये देखकर मन बहुत खुश हुआ। लेकिन ये आपकी बहू भी तो नौकरी करती है ना?
हाँ, अब नौकरी क्या, छोटी मोटी सी नौकरी है उसकी, औरतों का क्या है, इनसे थोड़े बड़े बड़े काम होने वाले हैं। ये तो बस चूल्हा चौका संभाले वही बस है। ऐसे ही रतनलाल और बबीता मेहमानों के सामने ज्योतिका की बुराई और परम की वाहवाही करते हैं। एक सुबह जब ज्योतिका को ऑफिस के लिए निकलने के लिए देर हो रही थी तब कल मोहे रख जा, किधर भाग रही है इंजन की रफ्तार से। सासू माँ, वो आज ऑफिस में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर वक्त पर नहीं पहुंची तो मेरी नौकरी को खतरा हो सकता है। और यहाँ पर नाश्ता कौन परोसेगा? सुबह 7 बजे ही सारा नाश्ता बना के रख दिया है तुमने। जाओ जाकर पराठे ढोकला वगैरह सब कुछ गर्म करो फिर से, और हम दोनों को अच्छी तरह परोसो, फिर ही निकल पाओगे काम के लिए। और हाँ, जाते जाते मेरी साड़ी भी लॉन्ड्री में देती जाना। अगले हफ्ते वो कम्मो की बेटी चमेली की शादी है ना, वहां जाऊंगी माधुरी दीक्षित बनकर सबको जला जला कर राख कर दूंगी। लेकिन सासू माँ, मुझे फिर बस भी लेट मिलेगी, मुझे जाकर कॉन्फ्रेंस रूम की सारी अरेंजमेंट्स भी तो करनी है, प्रोजेक्टर को भी सेटअप करना है। अरे तो क्या बस उस काम को लेकर बैठी रहेगी तू? ऐसे बात करती है जैसे कि यह किसी कंपनी की मालकिन है, लेकिन है तो वहां की एम्प्लॉई ना। तू उस बड़े हरे पेड़ का सिर्फ एक पत्ता है, समझी? अपनी हैसियत में रहकर बात किया कर। और नहीं तो क्या, बड़ा काम तो हमारा लाडला परम करता है। आई बड़ी, चल जाके नाश्ता बना। बबीता और रतनलाल को अपने नौकरी का मजाक उड़ाते देख ज्योतिका के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। फिर भी वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही वो संघर्ष और बलिदान करती रहती है और 1 महीना गुजर जाता है। एक रोज बबीता का भाई प्रमोद आता है और बातचीत करते करते वो कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर और देखकर बबीता और रतनलाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बबीता दीदी, आपको कुछ दिखाना है, खास करके आज मैं आपसे मिलने उसी वजह से आया हूँ। क्यों रे प्रमोद, ऐसा क्या दिखाना है? क्या तूने कोई लड़की देख ली इस बुढ़ापे की उम्र में? चलो अच्छा है, मेरा भाई अब और कमारा नहीं रहेगा। जय माता दी। अरे नहीं दीदी, क्या अभी लड़की तो आपके लड़के ने देख ली है। ये देखिए, ये सोशल मीडिया फ्रेंड्सग्राम पर आपके बेटे ने फोटो पोस्ट की है। आपका बेटा दुबई में मस्ती कर रहा है और ये देखिए इस लड़की के साथ लिविंग में रह रहा है। देख लीजिए ध्यान से, क्या गुलछर्रे उड़ा रहा है आपका लाडला परम। इसका मामा कहते हुए मुझे तो शर्म आ रही है। फ्रेंड्सग्राम पर परम को दुबई में अय्याशी करते और किसी और लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते देखकर बबीता और रतनलाल चौंक जाते हैं। हाय राम, ये कैसे हो सकता है? परम ने तो हमें कहा कि वो मुंबई में है, काम कर रहा है वहां और पैसे कमा रहा है, फिर ये सब। लेकिन प्रमोद, परम तो हर महीने हमारा खर्चा भी उठा रहा है, पैसे भी भेजता है हर महीने। अरे जीजा जी, नंगा क्या ना आएगा, क्या निचोड़ेगा? आपका सारा खर्चा आपका बेटा नहीं उठाता बल्कि आपकी बहू उठाती है। प्रमोद ज्योतिका को कमरे के बाहर बुलाता है और फिर क्या? ये ज्योतिका हमारा खर्चा? हाँ दीदी, ज्योतिका को परम के बारे में 1 महीने पहले ही पता चल गया था। उसने आखिरी बार उससे एक वीडियो कॉल पर बात की। उसके बाद परम ने ज्योतिका से बात करना बंद कर दिया। अरे इस पूरी दुनिया में आपको ज्योतिका जैसी बहू नहीं मिलेगी। इतना दर्द भरा विष का प्याला पीकर भी, इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भी वो कमा कर आप दोनों के खर्चे उठा रही है, आप दोनों को संभाल रही है। आपके बेटे ने तो 1 रुपया तक नहीं दिया अब तक। सारा पैसा सिर्फ ज्योतिका ने दिया। इसने खुद के लिए कुछ नहीं जमा किया। प्रमोद की बातें सुनकर बबीता और रतनलाल हैरान और हक्का बक्का रह जाते हैं और रो पड़ते हैं। हमें माफ कर दो ज्योतिका, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इस गलती की तो माफी भी नहीं मिलनी चाहिए हमें, फिर भी हमें माफ कर दो। हमारे सगे बेटे ने हमारा ख्याल नहीं रखा, लेकिन इस प्यारी बहू ने रखा। ज्योतिका बहू, सही मायनों में तो तू ही हमारी सच्ची और सगी संतान से बढ़कर निकली। माफ कर दे बेटा, पिता समझकर ही माफ कर दे। बबीता और रतनलाल ज्योतिका के गले लगकर रोते हैं। फिर ज्योतिका उन्हें माफ कर देती है और उनकी देखभाल भी करती है।